फाउंडर की लाइफ तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही खराब है, बहुत ही थैंकलेस है। पैसे तो तभी मिलेंगे जब आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओ, और वो तो बहुत 1%। तीसरी चीज फिर आपने क्या बोली थी कि आपको फाउंडर बनने का मजा आता है। हाँ, मजा कि मतलब योर ओन बॉस। भाई कोई और ओन बॉस नहीं होता, हर कोई एक डंडा लेकर आता है और माता फड़ाक। करोड़पति बनने के ना 101 अच्छे तरीके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें सक्सेस रेट कम है और दूसरा उसमें जान बहुत जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा बनाने के लिए स्टार्टअप करने में तो बन जाता है पैसा, प्राइमरी सेकेंडरी एक्विजिशन से पैसे बन जाते हैं। तुम ये देख लो कि तुम क्यों स्टार्टअप करना चाह रहे हो। आर यू हियर टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एंड यू वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और यू आर हियर टू मेक मनी, एंड इफ यू आर हियर टू मेक मनी विच इज ऑल्सो अमेजिंग थिंग। बहुतों को पैसा बनाना है, मजा आता है, बिल्कुल मुझे भी बनाना था यार। बट अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो पैसे बनाने वाला गेम खेलो। फिर ये हार्ड प्रॉब्लम्स, कस्टमर एम्पैथी, ये सब सेकेंडरी टर्शरी हो जाता है। ये सब बोलने के तरीके हैं बस कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होगा तो आप लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा करने लगोगे। जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है तो अगर इतनी बात सही होती तो इतने सारे डेवलपर जो हैं इतना इलॉजिकल डिसीजंस क्यों लेते हैं। बिल्कुल, इतना दारू पीते हैं, इतना सुट्टा पीते हैं। अगर आप सही में लॉजिकल हो तो आपको तो पता है कि सुट्टा, इफ सुट्टा देन डाई। स्टीव जॉब्स किताब पढ़ने से मुझे लगता है अधिकतर लोग ये लेते हैं कि आपको परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज पे चिल्लाना चाहिए, आपका टेम्पर खराब होना चाहिए और सब चलेगा अगर आप जीनियस हो तो। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है तनय प्रताप, जो कि फाउंडर हैं इन्वैक्ट के। जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ के एक स्टार्टअप बनाया, एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है, स्टार्टअप आइडिया कैसे सोचते हैं और इंडिया में हाई पेइंग करियर कैसे बना सकते हैं। तो वेलकम तनय टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू सो मच। पहले क्योंकि आप जॉब भी करते थे, आप फाउंडर भी हैं, बहुत लोगों को फाउंडर बनने का नहीं होता है कि फेम मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, लाइमलाइट मिल जाएगी। बट क्या होती है फाउंडर की लाइफ, क्या उसमें दिक्कतें आती है, क्या फन होता है फाउंडर की लाइफ? तो मतलब वो न्यूज़पेपर कटिंग लगा देना बाल कटाने गए तो उसमें गालियां पड़ जाती हैं। बिल्कुल, बट वो सच्चाई है यार जीवन की। बहुत सच्चाई है। मतलब फाउंडर की लाइफ तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही खराब है, बहुत ही थैंकलेस है। एक तो पहले एक एक करके बात करते हैं। आपने कहा पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते भाई। पैसे मिलने का चांस तो बहुत ही कम है। पैसे तो तभी मिलेंगे जब आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओ, और वो तो बहुत 1%। या तो बूटस्ट्रैप में आपका प्रॉफिट आ गया, या आपने बेचा, इन्वेस्टर सबने ले लिया, एंड में आपके पास भी बचा। बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोगों का होता है। बिल्कुल, इतिहास उठा के देख लो, उतने लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अनसक्सेसफुल फाउंडर्स की कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो एक सर्वाइवर बायस है कि भाई अगर किसी ने 18 साल में शुरू किया, उसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। अरे नहीं होता भाई, तो पैसे नहीं मिलते। ठीक है। दूसरा आपने क्या कहा कि फेम मिलता है। फेम नहीं मिलता है। फेम भी उसी को मिलता है जो सीरीज सी डी जाता है, जो बातें करता है, जो उतना टाइम लगाता है लोगों से बात करने में, उतना इम्पैक्ट होता है, उतना बड़ा B2C होता है। नहीं तो कहाँ फेम मिलता है। अरे शार्क टैंक के पहले हु न्यू अश्नीर ग्रोवर? कौन जानता था? तब भी 3 बिलियन की तो कंपनी थी। और आज भी इंडिया में 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। आप बताओ 100 फाउंडर के नाम, सारे यूनिकॉर्न के, और उनके को फाउंडर्स के नाम बता दो। कम से कम 300 को फाउंडर्स होंगे ना 100 के हिसाब से। नहीं पता ना सबका नाम। ज्यादा सारे लोगों को थोड़े बहुत के फाउंडर ही पता है, को फाउंडर तो वो भी क्योंकि आप उस फील्ड में हो। मेरे पापा से पूछो ना मेरे पापा से पूछो कि कौन है ये $10 बिलियन कंपनी है, उसका फाउंडर कौन है। नहीं पता होगा यार। किसको पता है? मोदी जी थोड़ी हो आपकी फेम मिलेगा आपको, आप कटरीना कैफ थोड़ी हो। इंडिया में उनको फेम कहते हैं। तो फेम, अपने सर्कल के फेम को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए फेम से। तीसरी चीज फिर आपने क्या बोली थी कि आपको फाउंडर बनने का मजा आता है। मजा कि मतलब योर ओन बॉस। भाई कोई और ओन बॉस नहीं होता, हर कोई एक डंडा लेकर आता है और माता फड़ाक। इधर से अरे ये काम नहीं हुआ, OTP नहीं गया, मैं आया था उसके लिए, ये नहीं हुआ, आपका ये नहीं हुआ, बैच लॉन्च करना है, वो करना, जो भी आपको डिलीवरेबल है कस्टमर के लिए वो करना है, फाइनेंसेस देखने हैं, HR देखना है, मार्केटिंग देखनी है, आपको ऑपरेशंस देखना है। कुछ भी गिर रहा है आपका ही गिर रहा है। कोई बोलेगा नहीं को फाउंडर होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लोगों में परेशानी स्प्लिट हो जाएगी। परेशानी थोड़ी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भैया बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद VC देखना है, सब कुछ को मैनेज करना है। मतलब VC से लेके एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सबको आपको देखना है। आपको आपका अगर WhatsApp ग्रुप बना हुआ है ना, तो वो भी आपको, आप बैठे रहते हो ना टट्टी पे, तो भी वो देखते रहते हो कि भैया इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो रहा है। अगर आप उस तरह के फाउंडर हो तो अगर आप सोचोगे कि मैं फाउंडर बन जाऊंगा, मैं 40 लोगों को अपने अंदर हायर कर लूंगा, वो लोग मेरा काम कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। अल ऐसा हो सकता है। फंडिंग मिल गई आपको, आपने तो मान लो आपके पास IIT, IIM, Ivy League कुछ ऐसा बैच है, आपने फंडिंग ले ली, आप लोगों को हायर कर लिया, लेकिन वो कंपनी नहीं चलती। कंपनी तो ड्राइव आपको करनी है ना, नहीं वो चलती। आपको एकदम फ्रंट से चलना पड़ता है। कंपनी आपकी है, आपको उसको अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करके उसके लिए दिन रात जग के उसको चलाना पड़ता है।
ये तो करना पड़ता है, नहीं तो फिर जॉब में जॉब बहुत आराम की चीज़ है। बिल्कुल। अब जैसे कि वही मैं देख रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति में, आप तो कोडर से ही करोड़पति बन रहे हैं लोग। हाँ। तो वही अगर करोड़पति इज वेरी बिग, मतलब बहुत, इतना पैसा कहाँ ही लगेगा जिंदगी में, बिल्कुल। तो करोड़पति बनना है तो वही बेस्ट तरीका यार है। करोड़पति बनने के ना 101 अच्छे तरीके हैं। हाँ एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा तरीका नहीं है, हाँ। क्योंकि एक तो उसमें सक्सेस रेट कम है और दूसरा उसमें जान बहुत जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप उसी को करनी चाहिए जिसको सही में पता है कि भैया अब मेरे को या तो मुझे बहुत मजा आएगा करने में, मेरा बोर हो गया। तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ना 30 साल 35 साल में बोर हो जाते हैं, सब कर लिया डिफरेंट, सब कर लिया यार, अब चलो मजे करते हैं। तो मजे आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। वो मजा है कि इतना टेंशन है, इतना प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कि आप ऑन योर टोज रहते हो, आप सीखते रहते हो हर समय, तो बहुत मजा आता है। तो या तो आप उस डायरेक्शन से आ जाओ या दूसरे डायरेक्शन से आ जाओ कि भैया मुझे ये कस्टमर प्रॉब्लम जो है, एक किताब है बिल्ड बाय टोनी फडेल, बहुत प्यारी किताब है यार। उस किताब में ये बड़ा अच्छा लिखा है कि जब तक आपको समस्या बहुत भारी ना लगने लगे, आपने उस समस्या में बहुत समय नहीं बिताया हो, तब तक आपको एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो बहुत लगेगी आपकी। तो दो में से एक रास्ता हो तो ठीक है। ये जो आपने 3-4 चीजें बोली इसके लिए तो मत आओ, ये तो भाई भयानक मिथ है, गजब की भ्रांतियां हैं। इसमें तो कभी नहीं फंसना चाहिए, दलदल में फंस जाओगे। हाँ दलदल में फंस जाओगे। तो मैं जैसे बोल रहा था कि अब ऑफ कोर्स कोडर्स हैं, मार्केटिंग है, UI UX है, ये सारे डिफरेंट फील्ड्स ओपन हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे यंग एज में कंटेंट क्रिएशन में भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि किसने बोला था कि बचपन में हम सब तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, अब हर कोई लोगन पॉल बनना चाहता है। तो ये सबका सपना है कि हम यूट्यूबर बनेंगे, इंस्टाग्रामर। बट अगेन आप भी काफ़ी रेगुलरली कंटेंट अपलोड करते हैं, अच्छी फॉलोइंग है। तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएटर एज अ बिजनेस हो गया, एज अ करियर, कितना फीजिबल है, या कुछ ही स्पेसिफिक 1% लोगों के लिए है, या उनको भी कहीं डाइवर्सिफाई करना चाहिए? उसके ऊपर आपका क्या फीडबैक है? बिल्कुल यार, मुझे लगता है, मैं इसके बारे में बहुत सोचता था और मैंने कुछ कंटेंट भी बनाया था कि कंटेंट क्रिएटर मत बनो इसके अराउंड। बट फिर मैं सोचने लगा कि क्यों कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, क्यों लोगों को ये चीज़ लग रहा है। तो हम ना इजी आंसर्स की तरफ चले जाते हैं कि क्योंकि फेम है, बिल्कुल, क्योंकि पैसा है। हाँ। तो यार फेम तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता लोगों के, हर किसी के लाइफ में। आप जिसको देखते हो उसी का फेम आपको लगता है। क्रिकेटर से ज़्यादा फेमस तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। हाँ। तो ज़्यादा लोग क्रिकेटर क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि क्योंकि पैसा है, तो पैसा तो हर जगह है, पैसा तो हर फील्ड में है। फिर कंटेंट क्रिएटर का पैसा ही क्यों दिख रहा है? ऐसा भी नहीं कि ब्रांड डील से लोग बहुत ही अफार पैसा बना रहे हैं, अनलेस कि आप बिल्कुल टॉप 1% में हो। टॉप 1% में हो। तो लोग क्यों कर रहे हैं, ये सोचते हैं एक मिनट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ और ऑप्शन नहीं है, थोड़ा इजी वे आउट है, एंड वो एंट्री बैरियर नहीं है। एंट्री बैरियर नहीं है। जब आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो, जब आपके लिए कोई ब्रांड डील आती है, तो वो आपसे पूछता है कि आप किस कॉलेज से हो, क्या डिग्री है आपकी, अच्छा CGPA कितना था थोड़ा बता दीजिए। नहीं पूछता है। वो क्या पूछता है? फॉलोअर्स कितने हैं, एंगेजमेंट कितना है, व्यूज कैसे जा रहे हैं, यही सब पूछता है। बिल्कुल। तो आपको क्या मिला? एक रीसेट मिला। आपका पास्ट क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। तो इंडिया में ये रीसेट का गेम बहुत ज़्यादा होता है, हम बस देख नहीं पाते हैं, हम इस वर्ड नहीं दे पाते। रीसेट के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए घुसते क्योंकि घर में बैठे हैं। हाँ। अब गैरी भैया ने कहा कि यार कुछ नहीं दिक्कत है, कंटेंट बनाओ। और गैरी की बात बहुत सही है बाय द वे। गैरी सेज कि अगर तुम एक चीज़ पे कंटेंट बनाते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा उसमें नीश डेवलप हो जाएगा एंड डेप्थ भी डेवलप होगा। और डेप्थ भी डेवलप होगा। तुम स्पेशलिस्ट भी बन रहे हो उसी बहाने। ऐसा तो नहीं कि तुम कंटेंट बनाओगे सिर्फ बार बार चखना इसके ऊपर। वो उसने जो वाइन का कंटेंट बनाया था एकदम स्टार्टिंग में, कितना डेप्थ था उसमें वाइन को लेकर। तो वो बोलता भी यही है कि जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिनके बारे में तुम बहुत पैशनेट हो, उसके बारे में ढेर सारा कंटेंट बनाओ, तो देखोगे कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। उसकी मैं किताब पढ़ रहा था, कितने लोग उसके जो कंटेंट बनाए, ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन किसी ने हायर कर लिया एज अ कम्युनिटी मैनेजर, किसी ने हायर कर लिया एज अ कंटेंट क्रिएटर। बिल्कुल है। तो रीसेट हो जाता है। आखिर गैरी इज सेइंग और व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, एंड दे आर नॉट सेइंग दिस बिकॉज दे आर नॉट आर्टिकुलेटिंग इट इन दिस वे, बट व्हाट पीपल आर सेइंग इज कि इफ यू क्रिएट कंटेंट, पीपल केयर लेस अबाउट योर पास्ट and your credentials and start caring more about your craft, and then hence you get a reset. So I don't think it's because कि पैसा है बहुत ज़्यादा या फेम है बहुत ज़्यादा। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी कर सकता है। सबके लिए खुला है और सबको बराबर चांस मिलता है। यूट्यूब भेदभाव नहीं करता कि तुम IIT से आए हो कि तुम नहीं आए हो। यूट्यूब नहीं भेदभाव करता। यूट्यूब में IITian वाला जो है अपना बनाएगा कि मुझे 4 करोड़ की सैलरी कैसे मिली, उसको भी मिलता है। और बहुत non-IITians हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, उसको ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भेदभाव नहीं करता। आप खेलो आराम से। आई थिंक जो फेयर गेम्स होते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन एक फेयर गेम है,
वो गेम्स इंडिया में लोग बहुत खेलते हैं, इसलिए बच्चे ये बनना चाह रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे पढ़ाई में तो मन नहीं लग रही, तो हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, हमें तो ऐसा तो नहीं ग्रेड बहुत अच्छा आ जाएगा, हाँ। हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम पायलट बन जाएंगे, हमें ये सब में। बट ये वाला जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और सारे कंटेंट क्रिएटर का जर्नी आप देखोगे, सब यही बोलेंगे मैं यहाँ बैठा था, मैं ऐसे करता था, मैंने वैसे शुरू किया, फिर मैंने एक वीडियो डाला, फिर मोटिवेशन। लेकिन उस मोटिवेशन में वो क्या कह रहे हैं, उस मोटिवेशन में ये कह रहे हैं कि nobody, I didn't have to ask for permission from someone. Nobody gave me a permission to be a content creator. एंड दिस परमिशनलेस थिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब आप परमिशन हटा देते हो किसी चीज़ से, तो वहाँ बहुत भारी लोग आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यार इसमें पॉसिबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी जो भी हो, पॉसिबिलिटी तो है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर भी सिर्फ कंटेंट के दम पे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना एज अ करियर आई एम अज्यूमिंग काफ़ी टफ है, अनलेस कि आप डाइवर्सिफाई करते हैं या डिफरेंट बिजनेस साइड बाय साइड खोलते हैं और इसको एज अ एक्विजिशन सोर्स करते हैं। मतलब ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक एक भी ब्रांड डील नहीं की है, तो मुझे खास पता नहीं कि लोग कितना कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। बट आई फील कि लोग इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो खुल ही जाता है, एक ना एक लेवल अनलॉक हो जाता है। अगर आप ब्रांड डील्स नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, छोटा छोटा कुछ एक अपना कोर्स बना के ग्राफी पे कहीं पर लगा दोगे, ओनली फैंस या जो भी आपके चल रहे, कुछ तो पैसा कमा ही लोगे, और वहां से शुरू करोगे तो कोई ना कोई चीज़ चली जाएगी आपकी, उसके बाद धीरे धीरे और आइडियाज आ ही जाएंगे, तो और ये करियर बन जाता है। तो एक और चीज़ जो है, इंडिया में ना करियर की समझ बहुत हाई है। अगेन मैं कुछ बातें ऐसे कर रहा हूँ जो लोग आर्टिकुलेट नहीं करते हैं पर सोचते हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम इतना क्यों फेमस है? क्योंकि एक तो उसमें रीसेट मिल जाता है, वो नहीं पूछता कि आपने क्या किया। दूसरा उसमें एक करियर है। लोग बोलेंगे गवर्नमेंट एग्जाम में क्या करियर है? अरे बहुत अच्छा करियर है यार, हर कुछ साल पे एक पे कमीशन लग जाता है। आपको पता है कि एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग अप फॉर द जॉब, सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही रहेगी। तो एक ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, ये करियर है। इसीलिए आप देखोगे कि जोमैटो में इवन दो अच्छा डिलीवरी में पैसा है, हर कोई नहीं लगना चाहता। जो स्टारबक्स में बरिस्ता भी रखता है, मेरे पास ऐसे कई बच्चे हैं इनवैक्ट में, बरिस्ता लगे हुए हैं कहीं पे, जोमैटो में ड्राइवर हैं, लेकिन वो इन्वेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को इंट्यूटिवली समझ में आता है कि यहाँ करियर है, यहाँ पर मेरे सैलरी का ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। और यही चीज़ कंटेंट क्रिएशन में भी है। कंटेंट क्रिएशन में भी क्या है? करियर है। आप शुरुआत थोड़े से करते हो, थोड़ा सा एक डील मिल गया आपको, कुछ 10,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया, आप कुछ नहीं कर, आप कंटेंट क्रिएशन करते करते आपको इतना समझ में आ गया कि आप किसी एंटरप्रेन्योर का, किसी स्टार्टअप का वीडियो एडिट करना शुरू कर दिए। आपने एक उसका काम ले लिया, आपको महीने के 20-25 हज़ार आ रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हो, चलो लग गया, हमारा धंधा तो शुरू हो गया। ठीक है, अब मेरा कंटेंट जर्नी और अच्छा जाएगा, तो मैं बोलूंगा मैंने उसके लिए और अच्छा किया, एक और आदमी आ जाएगा, 25-30 हज़ार, एक और 50,000 महीने हो गए 2 साल के अंदर, 1 लाख हो गया। क्योंकि मुझे तो अब काम तो समझ में आ रहा है, मुझे यूट्यूब के स्टैट समझ में आते हैं, मुझे समझ में आता है कि क्या थंबनेल चलता है, मुझे समझ में आता है क्या टाइटल चलता है, क्या कंटेंट चलता है, तो मैं बाकी लोग को भी वैसे गाइड कर सकता हूँ। करियर बनना लगा। अब अगर आपका चैनल बहुत अच्छा नहीं भी चला है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और चैनल अच्छा चलने लगा साथ साथ, आपने उस पर भी टाइम लगाया, तो वहाँ पे भी ब्रांडेड आने लगेंगे धीरे धीरे करके। तो एक करियर अनलॉक हो रहा है आपका, जो करियर की तरह हम सोच नहीं रहे हैं, बट हो तो रहा है। और लोग तो करियर चाहते हैं। हर आप माँ बाप से किसी बच्चे से पूछ लो कि यार देखो सेल्स की जॉब है और इसमें मतलब दिन भर फ़ोन कॉल करना है और आपको 25,000 मिलेंगे, ठीक है, और वर्सेस ये आपकी प्रोग्रामिंग की जॉब है या कुछ भी जॉब है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी है, 15 घंटे मेहनत करनी है, पर आपको 25,000 मिलेंगे। हर कोई इंट्यूटिवली बोलेगा कि भैया मुझे नहीं सेल्स करना, मुझे ऊबर ड्राइवर नहीं बनना, मुझे जोमैटो डिलीवरी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि उसमें ग्रोथ पाथ ही नहीं है। ग्रोथ पाथ ही नहीं है, करियर लैडर ही नहीं है। कंटेंट क्रिएटर में करियर लैडर है, कोई बोल नहीं रहा, कोई कंटेंट क्रिएटर इस बात को बोल नहीं रहा है कि देखो, क्योंकि वो भी खुद फिगर आउट कर रहे हैं। कोई एजेंसी खोल रहा है, कोई बॉलीवुड जा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई अपना शो निकाल रहा है। कोई कुछ नहीं तो छोटा सा डील साइन कर लेता है किसी स्टार्टअप के साथ और बोलता है कि मैं आपका ये इवेंट करा दूंगा, मैं आपके लिए लाइव करा दूंगा। छोटी छोटी चीजें भी कर लेते हैं। बहुत बड़े ब्रांड डील्स नहीं तो छोटे ब्रांड डील्स भी होते हैं। छोटे लेवल पे कोई इंस्टाग्राम का पेज खोला हुआ है, 100K है, पिंग करता है कि भैया आपका वीडियो चला देते हैं, 5,000 रुपये दे दीजिए। 5,000 रुपये भी होता है पैसा। आप गुजरात में किसी छोटे से शहर में बैठे हुए हो और अगर आप ऐसा महीने में 5 डील कर ले रहे हो तो 25,000 रुपये बढ़िया काम चल रहा है। बिल्कुल। तो करियर तो आपका चल रहा है, शुरू तो हो गया काम, रीसेट भी हो गया। आपको तो सिर्फ आपने तो पूछा इंस्टाग्राम पे कैसा एंगेजमेंट है। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन में आई फील कि बहुत ज़्यादा लेटेंट डिमांड लगी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को, बिकॉज देयर इज बोथ द थिंग्स। तो जब मैं एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, स्पेशलिस्ट से 2 चीज़ें होती हैं आपकी। एक रीसेट मिलता है आपको, क्योंकि जब आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो नोबडी केयर्स कि पीछे क्या था,
और दूसरा आपको करियर बनता है, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट का करियर होता है। डॉक्टर को देख लो, पायलट को देख लो, किसी को देख लो। डॉक्टर में क्या होता है भाई, आप शुरू करते हो कुछ पैसे से, कहीं रेसिडेंसी में लगते हो, धीरे धीरे करियर बन जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में करियर बन जाता है। स्पेशलिस्ट लोग जो होते हैं वो करियर बनाते हैं। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर भी एक तरह का स्पेशलिस्ट है। आई थिंक और सारे जॉब में क्लियर कट पाथ है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स डिस्कवर कर रहे हैं, बट उनको कन्विक्शन है कि बन रहा है, क्योंकि 2-4 लोगों ने और तो बना लिया है, तो हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। छोटे छोटे लोग भी बना लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, देखते हैं, एडिटिंग सीख जाते हैं, ये सब सीख जाते हैं, कहीं लग जाते हैं, अनलॉक हो जाता है। कोई बच्चा ऐसा मुझे एक लिंक भेज देता है कि भैया मैंने ना ये अपना चैनल शुरू किया था, देखिए मेरी एडिटिंग अच्छी है, तो आप मुझे एडिटर रख लो। ठीक है यार, मेरा एक फ्रेंड है वो एडिटर ढूंढ रहा है, चले जाओ वहाँ पे एडिटर हो जाए, तो करियर अनलॉक हो जाता है, क्योंकि उसने वो वीडियो बना दिया। तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कॉलेज से है, किस डिग्री से है, उसकी आर्ट की नॉलेज है कि नहीं, वीडियो की नॉलेज है कि नहीं, वीडियो देख लिया। तो वो अनलॉक हो रहा है, क्योंकि वो रीसेट अनलॉक हो रहा है हर किसी के लिए, वो करियर अनलॉक हो रहा है, इसलिए इतने सारे लोग उस गेम को खेल रहे हैं। बट अगेन आप जैसे बोल रहे हैं कि यार कोडिंग में बहुत डिमांड है और अभी हमें और कोडर्स करने हैं, बट अभी अगर हम देखेंगे काफ़ी कंपनीज फायर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बड़े से बड़े फेसबुक से लेके अमेजोन, हर कोई फायर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि बहुत लोगों ने एक्स्ट्रा हायरिंग कर दी थी, या क्या ज़रूरत पड़ी कि जब डिमांड इतनी ज़्यादा है, उनके पास होपफुली अच्छे भी एम्प्लॉयज़ थे, तो फायर क्यों करना पड़ रहा है, इतने ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं? वही, क्योंकि ज़्यादा पैसा दे रहे थे। जब डिमांड बढ़ी थी ना, तो ये सब लोग अपना जो इनका सैलरी बैंड चल रहा था कई सालों से, उससे बहुत ज़्यादा पैसा दिया इन्होंने, क्योंकि थे ही नहीं कोडर्स। यार इंडिया में क्यों, मतलब एक एक प्रोडक्ट मैनेजर को 1.5 करोड़ का सैलरी लग रहा था इंडिया गूगल में। ओके। इंडिया गूगल में इंजीनियर्स जा रहे थे करोड़, 1.25 करोड़ की सैलरी पे। ठीक है, ST2 टाइप्स लोग। तो जब तुम बैंड को इतना ज़्यादा डिसरप्ट करोगे बिकॉज ऑफ दैट कोविड का लेटेंट जो डिमांड आया था एकदम से, तो फिर फायर भी करना पड़ेगा। ओके। एक सैलरी 2 साल, 4 साल, 10 साल में एक सैचुरेशन होता है एक सैलरी का। इस पिछले 2 साल में ये सैचुरेटेड सैलरी बहुत ऊपर नीचे हो गई थी। अच्छा। तो इनका ऑपेक्स बढ़ गया था। तो जब क्योंकि इनका ऑपेक्स बढ़ गया था, अब इनको अपने शेयर होल्डर को जवाब देना है, तो इन्होंने बोला भाई सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर क्या है, जहाँ पे हमने इतने भयंकर पैसे में लोगों को हायर कर लिया था, भयंकर पैसे में लोगों को प्रमोट कर दिया था, बहुत कुछ किया था, वहाँ से फायरिंग होने लगी। ओके। एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा ले ऑफ की बात पे, कि आप देखना कि जितने ही एम्प्लॉयज़ ले ऑफ हुए हैं उनमें से कोई जॉबलेस नहीं बैठेगा। कोई एक आदमी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जॉबलेस नहीं रहेगा। बस यही होगा कि उनकी सैलरी करेक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो ओवर सैलरी पे हायर हुए थे, ओवर बैंड पे हायर हुए थे। बैंड होता है बड़ी कंपनीज में, कॉन्सेप्ट होता है बैंड का, तो एक बैंड ऊपर हायर हो गए तो सब थोड़े डिमोट हो जाएंगे, थोड़ी सैलरी कम हो जाएगी, बट एक भी बंदा या बंदी नहीं बैठेगा खाली। ये भी आप देख लेना। बात वही आती है कि जब कोडिंग वाला आपका सही चल रहा है, हाँ। उसको भी आप स्केल कर सकते हैं, जैसे आपने खुद ही बोला कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आपने एक दूसरा आइडिया पे काम करना कैसे शुरू किया? क्योंकि होता क्या है ना कि फाउंडर्स को भी बहुत आइडिया आते रहते हैं, एक में फाइनली डबल डाउन करना होता है, तो कैसे वो आइडिया चूज करेंगे यार इसी में हम अपना टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ इन्वेस्ट करें? मैं अपनी बता देता हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि आई एम अ सकर फॉर पनिशमेंट। ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा। तो मैंने सोचा स्टार्टअप करते हैं, थोड़ा मुश्किल करना है, थोड़ा मुश्किल करते हैं, हार्ड मोड पे खेलते हैं, बॉस लेवल पे खेलते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने वो कोडिंग वाला चीज़ किया और मैंने बोला यार तो बच्चे अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो आ जाओ, ले लो, ख़त्म करो। तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो मेरे स्टूडेंट्स के ना कज़न हुए, भाई बहन हुए, वो लोग भी कि तने भैया हमें बिजनेस रोल में जाना है, हमारे लिए भी कुछ बना दो। अच्छा। और मैंने कहा ठीक है फिर चलो बना देते हैं। तो उस चक्कर में मैंने शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ का। ये भी मुझे समझ में आया, बट ऑनेस्टली कह रहा हूँ ओवर टाइम समझ में आया कि कोडिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हर कोई कोडिंग में घुसना नहीं चाहता और हर कोई को घुसना भी नहीं चाहिए अगेन, क्योंकि और भी मार्केट में चीज़ें हैं। तो मान लीजिए आप, अभी हमने फिनेंस शुरू किया है, फिनेंस है, ऑपरेशंस है, HR है, डिज़ाइन है, प्रोडक्ट है, बहुत ग्रोथ है, मार्केटिंग है, बहुत सारी पीसेस है और बहुत सारे लोग चाहिए यार मार्केट में, सिर्फ कोडर से थोड़ी चाहिए। तो हमने सोचा कि यार जो हमने कोडिंग में करके दिखाया था कि एक 0 to 1 जर्नी, बच्चा कहीं से भी हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, उसको हम एक रीसेट दे सकें, क्या यही चीज़ हम कर सकते हैं क्या बिजनेस रोल में? तो उस चैलेंज को लिया और सोचा कि चलो इस पे लगाते हैं। तो बहुत लोग जब मैं बातें करता हूँ लोगों से, तो जब स्टार्टअप करते हैं ना लोग, तो वो लोग बड़ा एक प्लान करते हैं कि वाई दिस आइडिया, वाई नॉट दैट आइडिया, ये क्यों, वो क्यों नहीं, इस पे फंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे को फाउंडर का क्या ये है, हमारा क्या है, हमारा कोर स्ट्रेंथ क्या है। तो आई थिंक अच्छे फाउंडर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी स्टार्टअप की स्ट्रैटेजी चूज करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं अच्छा फाउंडर नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल इंसान था, मैंने लगा यार ये प्रॉब्लम अच्छी है, ये चैलेंज अच्छा है, अगर ये सॉल्व कर पाए तो इंडिया में बहुत बड़ा एक धमाका हो सकता है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि बच्चे जो आज के, और मैंने ना थोड़ी रिसर्च की थी उस समय, तो MBA जो बच्चे जा रहे हैं, अगर आप shiksha.com पे चले जाओ और रैंक 50 के बाद के कॉलेजेस देख लो, तो आप देखोगे कि उनकी प्लेसमेंट 3 लाख से ऊपर की नहीं है। अच्छा।
और आप ये भी देखोगे कि उनकी जो सैलरी कह रहे हैं, जो फीस है वो 15 लाख से 20 लाख है, पर पैकेज 3 लाख ही है। ओके। तो मैंने यार ये फेयर नहीं लग रहा है थोड़ा मुझे। तो ठीक है, अब जो कर रहा है उसको करने देते हैं, उसको नहीं बोलते हैं कुछ, बट जब तक एक ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं बनेगा तब तक बच्चे के पास भी क्या ऑप्शन है। बच्चा भी जब ग्रेजुएशन करता है उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो सोचता है कि अब क्या करें, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। हमारे ग्रेजुएशन में तो कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है, इंडिया में 99% बच्चा का ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं होता, अब क्या करें हम, तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम कर लें। वो 2 साल में पता चल जाता है कि हाँ होगा नहीं, बैंक पीओ कर ले, एसएससी कर ले। यूपीएससी वाले तो बहुत एलीट होते हैं, तो भाई आईआईटी गए हैं तो अभी यूपीएससी निकालने का मन है, वो तो अलग ही लोग हैं, और वो इसलिए 40-50 हज़ार लोग ही होते हैं, कुछ लाख लोग होते हैं। पर 2 करोड़ की जो जनता, 2.5 करोड़ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी, क्यों कर रही है? क्योंकि उसको लग रहा है यार ये रास्ता सही लग रहा है, तो फिर वो सोचता है कि या तो ये रास्ता है या मास्टर्स का रास्ता है, एमबीए का रास्ता है, क्योंकि यही 2 रास्ते मुझे दिख रहे हैं। मैंने सोचा कि क्या एक हम तीसरा रास्ता बना सकते हैं, एक तीसरा रास्ता इसी चीज़ के अराउंड, कि भाई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने बैचलर्स में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया, बट देयर इज़ अ थर्ड वे विच कैन टेक यू टू प्लेसेस, if not to amazing places, if not to McKinsey, because not everybody wants a 40 lakh rupees job. एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो कम से भी करके आप सीख के 25,000 की जॉब से शुरू कर लो, और अगर आप उसके बाद 2 साल में 50,000 महीने पहुंच जाओ, 4 साल में 1 लाख महीने पहुंच जाओ, यार आपकी जिंदगी बढ़िया जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छी जाएगी। 5 साल में अगर आप 10-12 लाख के पैकेज पे हो, बहुत बढ़िया जिंदगी है आपकी। इंडिया में क्या ही खर्चा है, आप शादी कर लो, बच्चे कर लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, सब हो जाएगा। 1-2 लाख 20 लाख तक में तो आपकी सब हो जाएगी, जिंदगी सही चलने लगेगी। मैंने कहा एक रास्ता बनाते हैं, एक नया ब्रिज, एक नया हाईवे बना सकते हैं क्या? तो मैं उस सोच से आया था कि बड़ा पोटेंशियल है एक फ्रीवे बनाने का, एक बढ़िया फ्रीवे बनाते हैं, बट ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लगाई थी। और मैं सबको यही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगानी भी नहीं चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि क्या आपको दिल में दर्द होता है। एज अ फाउंडर मेरा पॉइंट ये कि क्या आपको उस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है, और क्या आपको अपने कस्टमर के लिए बेइंतहा एम्पैथी है। आई वॉज नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मैं तो बढ़िया जॉब में था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में गया, तब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक तो मैं बहुत फोड़ू नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग कोई फोड़ू चीज़ होती नहीं है। मैंने बाकी लोग से बात किया, IIT वाईटी के भी बच्चे थे, बहुत लोगों से बात की, स्मार्ट हैं सब लोग, बट कोई ऐसा जीनियस नहीं है, कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि वो डीप गए हैं तो उनको अच्छा मिल गया, मतलब सही गाइडेंस मिली, सही टाइम में पीयर ग्रुप में भी मिल गया। बिल्कुल, ये सब पीसेस हो गए, एक रास्ता मिल गया आपको, एक पता चला इस रास्ते पे जाओगे चीज़ें होने लगेंगी। तो क्या हम ये रास्ता सबके लिए नहीं खोल सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? तो उस एम्पैथी से मेरा ये मानना होता है कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर एम्पैथी से आते हो, तभी आप हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज पैसा बनाने के लिए स्टार्टअप करने में तो बन जाता है पैसा, प्राइमरी सेकेंडरी एक्विजिशन से पैसे बन जाते हैं, बट वो मेरा मतलब आई वाज नॉट इन दैट। तो आई थिंक ये भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा था कि तुम ये देख लो कि तुम क्यों स्टार्टअप करना चाह रहे हो। आर यू हियर टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एंड यू वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और यू आर हियर टू मेक मनी, एंड इफ यू आर हियर टू मेक मनी विच इज ऑल्सो अमेजिंग थिंग। बहुत लोगों को पैसा बनाना है, मजा आता है, मुझे भी बनाना था यार। पहले 10 साल मैंने अपने करियर के मुझे पैसे बनाने थे, मैंने बनाए। जब मैं 1 करोड़ पहुंच गया, मुझे लगा अब मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है पैसे की, अब बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है पैसे पे मेरे को। बट अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो पैसे बनाने वाला गेम खेलो। फिर ये हार्ड प्रॉब्लम्स, कस्टमर एम्पैथी, ये सब सेकेंडरी टर्शरी हो जाता है। पहले आप सोचते कि फंडेबल है कि नहीं, टैम बड़ा है कि नहीं, कस्टमर पे करेगा कि नहीं, उसके बाद कस्टमर एम्पैथी और चीज़ें आती हैं। एंड अगेन क्योंकि अब आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया है, एक जो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि को फाउंडर सही ढूंढने की। अरे भाई साहब तो उसमें तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, लाइमलाइट भी है। क्या आपको आइडिया लगता है कि कैसे को फाउंडर ढूंढने चाहिए, क्या चीज़ें एटलीस्ट देखना चाहिए? क्योंकि पहले आपने बोला आप इमोशन से डिसीजन लेते हैं, तो फायदे तो बता दिए, बट नुकसान भी होता ही है। बिल्कुल होता है, हाँ। बिल्कुल होता है। अगर आप इमोशनल हैं और आप बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं आसानी से चीज़ों पे, तो होता है। बट आई थिंक कि कोई भी इंसान, दूसरा इंसान जो होता है वो बुरा नहीं होता है, वो अपने अलग एंगल से ऑपरेट कर रहा होता है, नया पर्सपेक्टिव होता है में भी। हाँ, वो अलग ढंग से ऑपरेशन कर रहा है, तो उसके और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपको फाउंडर डिसएग्रीमेंट या लड़ाई या झगड़े जो भी होते हैं। तो आई फील कि बहुत ज़रूरी है जब आप को फाउंडर ढूंढने जा रहे हो, तो पहले हमने बात की थी 2 चीज़ों की, कि कस्टमर, अगर आप पैसे कमाने के एंगल से आ रहे हो तो आप स्ट्रैटेजिकली सोचो। तो स्ट्रैटेजिकली जब आप सोचोगे तो आप ये सोचो कि भाई मैं जो टेबल पे ला रहा हूँ, क्या दूसरा इंसान भी वो कुछ और टेबल पे ला रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, और क्या हमारी वो जोड़ी सही से जम रही है, और हम दोनों क्या पैसे कमाने के लिए आए हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन सेम होने चाहिए। हाँ। अगर आप एम्पैथी एंगल से आ रहे हो, अगर आप एजुकेशन में चेंज करने आ रहे हो, और सामने वाला किसी और एंगल से आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई थिंक एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ, वर्ल्ड व्यू, कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। मैं दुनिया को एक ढंग से देखता हूँ,
मैं दुनिया को इस ढंग से देखता हूँ कि यार एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पावर है, और अगर हम सही से करें तो हम बहुत ज़्यादा पावर्स अनलॉक कर सकते हैं इंडिया के लिए एजुकेशन के थ्रू। दूसरा आदमी उसको किसी और ढंग से देख सकता है कि यार स्टार्टअप करेंगे तो अच्छी खासी फंडिंग हो जाएगी, तो हमारा PR होगा, हमारा नाम होगा, तो मेटावर्स कूल साउंड कर रहा है तो हम उस पर 2-4 इंटरव्यू दे देंगे, हम एजुकेशन के बारे में क्यों बात करें, हम मेटावर्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन बोरिंग लगता है लोगों को सुनने में, मेटावर्स कूल लगता है सुनने में। तो आपको ये समझना होगा कि दूसरे इंसान का वर्ल्ड व्यू क्या है। कैसे समझोगे? सिंपल है, टाइम खूब सारा स्पेंड करना पड़ेगा, बेस खूब सारा बनाना पड़ेगा। जो बातें हम स्पेशलिस्ट के लिए कह रहे हैं वो तो वर्ल्ड लाइफ में हर जगह लगती है कि आप ढेर सारा टाइम स्पेंड करो, ढेर सारा बेस बनाओ, उसके ऊपर अपनी स्टार्टअप की मीनार खड़ी करो। मैंने वहाँ गलती की, टाइम नहीं ढेर सारा स्पेंड किया। जो मैंने आपको कहानी बताई कि मैंने अपना जॉब छोड़ा, हमारा प्लान था कि हम 4-5 महीने काम करेंगे और उसके बाद फंडिंग सोचेंगे, क्योंकि वो VC की फंडिंग आ गई उस समय तो हमने ले ली। बट वो जैसे ही ली वो लॉक हो गए हम दोनों, अब तो कोई रास्ता नहीं था। कुछ महीने में समझ में आया कि हम दोनों का वर्ल्ड व्यू अलग है। बिल्कुल ठीक है, कोई एजुकेशन के बारे में परेशान है, कोई मेटावर्स को भुनाना चाह रहा है। तो जब वो वर्ल्ड व्यू अलग था तो ऑब्वियसली वो फाइट होगी, क्योंकि अगेन आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन और मुझे पैसे रुपए से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो वो फाइट तो होगी, तो वो हुई और डिसएग्रीमेंट्स हुए और फिर वो अलगाव हुआ। एंड VCs को, इन्वेस्टर्स को चॉइस मिली कि आप बैक करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो इन्वेस्टर्स चोज टू बैक, तो मैं रह गया आराम से। बट माई पॉइंट इज़ कि ये गलती मत करना, क्योंकि एक तो वर्ल्ड व्यू समझना बहुत जरूरी है। पहले तो खुद को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा वर्ल्ड व्यू क्या है, हाउ वेयर डू आई ऑपरेट फ्रॉम, वेयर डू माई co-founder ऑपरेट फ्रॉम, आर ऑपरेशनल पॉइंट सही है, सेम है, नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं मुझे दिक्कत हो रही है। और इसका एक ही उपाय है जो डेटिंग का उपाय है कि भैया ढेर सारा टाइम स्पेंड करो, मूवी देखने जाओ, फिल्म देखने जाओ। तो जो आप डेटिंग में करते हो कि आप बोलते हो कि थोड़ा खाना बनाओ, साथ में ट्रैवल करके आओ, ताकि आपको एक दूसरे के साथ अच्छा सुख और दुख दोनों बिताने का मौका मिले, वही co-founder में भी है। सुख दुख बिताओगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप पहले कोडिंग बूट कैम्प टाइप चलाते थे, अभी आप दूसरे टाइप की कोर्सेज कर रहे हैं। अभी मेन सवाल ये आता है कि पहला जो न्यूजी कैम्प चलाते थे वो बूटस्ट्रैप था, इसमें आपने फंडिंग ली, तो ऐसा मतलब आई एम अज्यूमिंग उसमें भी प्रॉफिट हो ही जाता होगा। तो इसमें फंडिंग का क्यों ज़रूरत पड़ी और किन स्टार्टअप्स को बेसिकली फंडिंग लेना चाहिए? क्योंकि आजकल ऐसे बहुत लोगों के पास आइडिया या स्टार्टअप करने का मन होता है, वो बोलते हैं कि जब फंडिंग मिलेगा तभी मैं शुरू करूँगा। अच्छा नहीं, तो जब मैंने इन्वैक्ट शुरू किया था तब तो कोई फंडिंग थी नहीं। आइडियाज़ पे जब काम करना शुरू किया, बच्चों से बात करना शुरू किया, तभी भी कोई फंडिंग नहीं थी और प्लान भी नहीं था ऐसा फंडिंग लेने का। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि हमें फंडिंग लेनी है। हम सोचा था कि 4-5 महीने बाद फंडिंग लेंगे, एक बैच करके, देख कर, टेस्ट करके। तो मेरा तो ये बहुत स्ट्रांगली मानना है, और अब तो मैंने सीखा भी है ये चीज़ कि टेस्ट करके आइडिया को अच्छे से, हाइपोथेसिस को टेस्ट करके ही आपको फंडिंग लेनी चाहिए। क्योंकि फंडिंग एक तरह का एक लॉक भी होता है आपके ऊपर कि अब आपने कमिट कर दिया भाई साहब इस आइडिया के ऊपर, आपने पैसे ले लिए, तो या तो पैसे सारे खर्च करो और नहीं तो इस आइडिया पे और काम करो। तो मैं ऐसे भी बहुत फाउंडर्स को जानता हूँ जिन्होंने फंडिंग ले ली, अब उनको वो आइडिया सुहा नहीं रहा है और पिवट करने भी नहीं मिल रहा उनको। पिवट कर क्योंकि अगेन बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं होते उतने अच्छे। भगवान की दया से मेरे इन्वेस्टर्स काफ़ी सही है, मतलब नहीं उन्होंने परेशान किया, लेकिन होते हैं ऐसे। तो थोड़ा सोच लेना चाहिए आई थिंक फंडिंग के पहले। और फंडिंग की ज़रूरत आपको तभी पड़नी चाहिए जब आपका हाइपोथेसिस थोड़ा टेस्ट हो गया हो। नहीं तो आप छोटा मोटा अपने फंड से या फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करके यू कैन ऑलवेज स्टार्ट, धीरे धीरे आइडिया को टेस्ट कर लेना। एक MVP लेवल पे एक कंसीयर्ज टेस्टिंग कहते हैं जिसको, वो कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद ही आपको, क्योंकि अधिकतर लोग जो बोलते हैं ना फंडिंग, वो बोलते हैं इसलिए कि उनको चाहिए कि भैया हमारा तो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के बिना नहीं बनेगा, और सॉफ्टवेयर के लिए हमें डेवलपर चाहिए। एंड ऑल्सो दूसरा कि वो जॉब में अच्छी सैलरी होती है, तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते कि हाँ भाई फंडिंग होगी तो अपनी सैलरी भी आती रहेगी। ऐसा नहीं होता है। मैं आपके लोगों को बता देता हूँ भैया, ऐसा नहीं होता है। जितनी आपकी जॉब में फंड सैलरी होती है उसका बहुत कम आपको सैलरी मिलता है। 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है भाई। इतना ही, मतलब इज्जत से बात होती है कि आपका लिविंग कॉस्ट क्या है, इतना है, ठीक है हम इतना आपका देख लेंगे। अब सेविंग्स और एक्स्ट्रा फलाना ढकाना कुछ नहीं। वो तभी होगा अगर आपका स्टार्टअप चल गया, उसमें भी बहुत मुश्किल होता है। ओके वो भी बहुत मुश्किल है। स्टार्टअप में सैलरीज फाउंडर्स को नहीं मिलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मतलब बहुत फ़ायदा हो जाएगा फंडिंग से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फंडिंग आपको बस इसलिए लेनी चाहिए कि आपने हाइपोथेसिस अपना प्रूव कर लिया है और लोग पैसे देने को रेडी हैं आपको, और आपको लगता है कि अब पैसे से मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। ओके,
उसके पहले मुझे नहीं लगता लेनी चाहिए पैसे। एंड अगेन वही रीजन के लिए, क्योंकि आपने पहले बूटस्ट्रैप भी चलाया, वो भी आई एम अज्यूमिंग अच्छा चला, हाँ। बट इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें करनी थी, उसके लिए आपको फंडिंग लगी। नहीं, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम जब ये भी चला रहे थे तो मुझे नहीं चाहिए थी इसके लिए फंडिंग, क्योंकि इतना मेरा मार्केटिंग वगैरह था कि इसमें से भी पैसे आ ही जाते, हाँ। चल जाती कंपनी। ओके। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा, और प्लान भी नहीं था फंडिंग लेने की, जब मैंने जॉब छोड़ा मैंने एक ट्वीट किया था कि आई एम गोइंग टू फिक्स एजुकेशन टू 100%। वो ट्वीट काफ़ी वायरल हो गया और काफ़ी वीसीज ने उसको नोटिस किया, फिर डीएम्स में आए वो लोग, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा कि अब कर ही रहे हो तो ले ही लो पैसे। ओके। तो मेरा यार मतलब ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं फंडिंग प्लान करके नहीं गया था। ना मेरे पास एक डेक था, मुझे तो पहली बार वीसी ने जब बोला उसके बाद रातों रात मैंने एक किताब पढ़ी, सीक्रेट्स ऑफ द सैंड हिल रोड, पहली बार डेक बनाया, एक MVP बनाया, मतलब कुछ दिखाने के लिए, वो मल्टीपल राउंड्स बात करने में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं वीसी से ही पूछता था कि आप बताओ मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए आपसे। तो वही बता देते कि आपको ये पूछना चाहिए कि एजुकेशन में क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको, ये सब क्वेश्चन। तो उन्होंने मेरे पास, अभी मैं अपना नोट्स देख रहा था तो मैं सब नोट लेता था कि वीसी से क्या पूछूं। लाइक 6 वीसीज अगर मेरे डीएम में है तो मैंने 2 से बात करके समझा, फिर बाकी 4 को इवैल्यूएट किया, कौन मेरे साथ आना चाहिए, क्या फंडिंग होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या टर्म्स होने चाहिए। नहीं आता था और ना प्लानिंग थी मेरी, और आई वाज नॉट अ स्टार्टअप पर्सन एट ऑल। तो मैं तो एकदम आराम से गया था। अब भगवान की दया से वो मौका भी सही चल रहा था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार बहुत ही मतलब हम तो बहुत ही फोड़ हैं, हमें तो मिलना ही चाहिए फंडिंग। मौका सही चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का टैग भी था, ट्विटर पे बाकी जगह पे ये बना भी हुआ था, एक ब्रांड भी बना हुआ था कि यार ये बंदा तो एजुकेशन समझता है, ये तो कुछ करेगा। एंड प्लस आप कर भी रहे थे, और प्लस कर भी रहे थे एक चीज़, वो भी सक्सेसफुल थी, उसकी भी 2 बैचेस बढ़िया चल चुके थे। तो फिर मिल गई फंडिंग तो ले ली, बट कोई प्लान तो नहीं। एक चीज़ मैं ये पूछ रहा था, क्योंकि आपने फंडिंग रेज करी है, बट क्या क्या मिथ्स होते हैं रिगार्डिंग फंडिंग, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप, क्योंकि आपने बोला कि टर्म्स बहुत मैटर करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप फंडिंग रेज कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टर्स को ढूंढना चाहिए? क्योंकि आपको तो चलो आपने ट्विटर पे लिखा आपको अप्रोच कर गए, बट बहुत लोगों का वही होता है कि यार अगर हम IITIM से नहीं है हमें इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टर्स को यार अप्रोच कैसे करना चाहिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज नहीं किया मैंने। पर अगर आपको करना है तो आपको, मुझे क्या लगता है क्यों इन्वेस्टर्स ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क था। अगेन परमिशन नहीं मांगी किसी से, एक स्टार्टअप बनाया कोविड के टाइम पे, खुद से सोचा कि कम पैसे में कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, कैसे बच्चे को एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे उस प्रोडक्ट का फ़ायदा हो। वो एम्पैथी थी, लोगों को दिखती थी, इसलिए लोग आए। तो मेरा ये मानना है कि आप फंडिंग के लिए क्यों रुके हुए हो, जो भी आपका आइडिया है उसको आप बिना फंडिंग के एग्जीक्यूट करके दिखाओ, क्योंकि वो भी एक सोच का पावर है कि यार मेरी आइडिया फंडिंग की मोहताज नहीं है, मैं उसके बिना भी कर सकता हूँ। तो फिर इन्वेस्टर आपको ढूंढते आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ज़रूर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एकदम मतलब क्या कहते हैं ज़ीरोधा ही बना दो, बट थोड़े लेवल पे तो दिखाओ यार। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अनदर नेम फॉर जुगाड़। तो अगर आप इतना जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हो कि बिना फंडिंग के आप अपने आइडिया को थोड़ा सतह दिखा सको, लोगों को दिखा सको, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो फंडिंग पे, और वो इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगता। इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगता है कि यार फंडिंग और नो फंडिंग, दिस गाय इज गोइंग टू डू इट, फंडिंग इज ओनली गोइंग टू एक्सेलरेट व्हाट ही इज प्लानिंग टू डू। तुम शार्क टैंक देखते हो, बिल्कुल, क्या होता है, कोई आता है सिर्फ आइडिया पे बात करने? नहीं, हर कोई आता है, कुछ प्रोडक्ट बनाया रहता है, कुछ किया रहता है, कैसे ना कैसे, उसी ने ना फंडिंग मिलती है। सब लोग देख रहे हैं, आज के तो घर घर में ये चीज पहुंच गई, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो विदाउट प्रूफ ऑफ वर्क ना आप किसी को जॉब देते हो, ना कोई आपको फंडिंग देता है। आप भी एज अ एंटरप्रेन्योर जब हायर करते हो तो आप ऐसे तो नहीं हायर कर लोगे कि यार इसको मन तो कर रहा है काम करने का, रख लेते हैं। आप भी उसका ना कॉम्पिटेंसी, स्किल, उसने पहले क्या किया है नहीं किया, चेक करते हो। वीसी भी तो वही है, वीसी कोई नया इंसान तो है नहीं, उसके 2 सींग तो है नहीं, ठीक है। जहाँ तक रही टर्म्स की बात, तो ये देख लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे टर्म्स ना हो जहाँ आप फंस जाओ, ठीक है। एंड आई थिंक सीक्रेट्स ऑफ सैंड हिल रोड काफ़ी अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा इक्विटी एक बार में मत दे दो, बहुत सारे डायरेक्टर सीट्स मत दे दो, छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये लोग गाइड कर देते हैं, एंजल्स वगैरह गाइड कर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है फंडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं खुद फंडिंग करने जा रहा था, मैं 2-4 एंजल्स बहुत प्यारे थे, उन्होंने मुझे अपनी छत्र छाया में रखा हुआ था। तो एक वीसी के पास में गया, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि मैं फंडिंग करूँगा। तो मैंने अपने एंजल को बोला कि ऐसे है, तो उन्होंने कहा कि एकदम तने अगर उससे पैसे लिए ना तो रिश्ता टूट जाएगा हमारा। अच्छा। वो बहुत ख़राब है। हाँ। तो आपको ये भी चाहिए कि मार्केट में कुछ लोग आपके लिए डीपली केयर करें, और वो तभी डीपली केयर करेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए डीपली केयर करेंगे। जब उनको दिखेगा कि फंडिंग और नो फंडिंग, दिस पर्सन इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया, और ये तो करेगी ही, कोई टेंशन नहीं है इसको, तो फिर आ जाएगा लोग। बट अभी जैसे कि आप देखेंगे, ऑफ कोर्स अब कोडिंग में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं फॉर द सेक कि इनकम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। बट
क्या और भी चीज़ें यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहिए, या ईजीएस्ट वे एक अच्छी खासी नौकरी के लिए अभी भी कोडिंग है, या और भी ऑप्शंस आ रहे हैं धीरे धीरे? इसके 2 आंसर हैं। पहला चीज़ तो ये समझना चाहिए कि मुझे लगता है कि कोडिंग में अभी बहुत ज़्यादा मार्केट खुला छूटा हुआ है। अच्छा, अभी भी इतने कंपनीज आने के बाद भी? क्योंकि अगर इतनी हाई सैलरी है यार, इंडिया में मेरे जैसे डेवलपर को 1 करोड़ रुपए मिलते थे सैलरी। HD2 टाइप से? HD3 था मैं, 1 करोड़ सैलरी मिलती थी। जब मैं HD2 ज्वाइन किया था तब मुझे 36 लाख मिलती थी। ये 2017 की बात है। हाँ। आज बच्चा मतलब 2-3 साल डेवलपर 30-40 लाख कमा लेता है। क्यों कमाता है? क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा, सप्लाई बहुत कम है। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि वो ऐसा तो इतना तो हार्ड नहीं है कोडिंग, इतना तो दिमाग का काम नहीं है भाई, इतना तो कोई मेहनत के काम नहीं। मैंने भी किया है। और उससे ज्यादा जान तो मेरी फाउंडर बनने में लगी हुई है। क्योंकि नहीं है, सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना पैसा है। मुझे लगता है ये कोडिंग के सैलरीज जो हैं थोड़े कम होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होंगे, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। और स्टैंडर्डाइज होने का तरीका यही है कि आप उतने ज्यादा कोडर्स मार्केट में ले आओ। तो मेरा मानना है कि अभी 5% बस मार्केट में कोडिंग हो रही है। 100% जिस दिन ये टच करेगी, ये सैलरीज कम होंगे और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। क्योंकि जितना कोडर्स मतलब उतना आप चीजें डेवलप कर रहे हो, नई चीजें कर रहे हो। एग्जैक्टली आप सोचो कि हम जोहो का मॉडल एक ही बार क्यों कर पाए हैं। हमें तो हर चीज में करना चाहिए ना। हमें तो हर जितना SaaS चल रहा है यूएस में, सारा का सारा यहाँ पे 1 नहीं 5 कॉपी बननी चाहिए, 10 कॉपी बननी चाहिए कि कौन सा मार्केट जीत जाए। और फिर हम लैटाम के मार्केट में घुस के, साउथ अफ्रीका के मार्केट में घुस के वो मार्केट जीतना शुरू कर दें। हमें तो जीतना चाहिए, हिसाब से तो हमें वो सब करना चाहिए, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि डेवलपर्स बहुत कॉस्टली हैं। जबकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना लो है, इतना महंगा तो है नहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैं 1 करोड़ की सैलरी पे था तो भी मैं 2 लाख महीने में बहुत ही आलिशान रहता हूँ, मतलब अच्छे से रहता हूँ, रह लेता था। तो मतलब 24-25 लाख में आपका एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़िया से रह लेता है। चलो मान लो 10 लाख और सेविंग कर ली, तो कहाँ 3 गुना सैलरी क्यों दे रहे हो? इसलिए क्योंकि सप्लाई ही नहीं है ना। सीनियरिटी पे तो और सप्लाई नहीं, क्योंकि बच्चे तो जो सीनियर होते हैं ना, वो तो सब यूरोप और यूएस चले जाते हैं। इंडिया में रहता ही नहीं कोई। तो सीनियर में तो बहुत पैसा मिलता है। क्यों? लेकिन क्योंकि नहीं है सप्लाई। तो जब सप्लाई अगर आप बढ़ा दोगे, तो मुझे इसलिए 5% ही हुआ है। तो ये एक पार्ट है आपके क्वेश्चन का। आई फील कि कोडिंग में भी बहुत ज़्यादा लेटेंट डिमांड है। दूसरा पार्ट कि क्या और भी कुछ करना चाहिए। देखो, इसीलिए तो मैंने इन्वैक्ट शुरू किया। मेरा तो पूरा पॉइंट ही यही था कि अगर जिसको कोडिंग करने का मन नहीं है, इसलिए मत कोडिंग करो कि पैसा ज़्यादा है। ये गलत है। ये चीज़ आपको करियर में नहीं करना चाहिए कि पैसा ज़्यादा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा तुम्हें बिजनेस समझने का मन है, बिजनेस करने का मन है, बिजनेस रोल्स में जाने का मन है, तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ों में, बहुत स्पेशलिस्ट में बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, बहुत सारा लोग रखे हुए हैं। तो उसके लिए आप फिनेंशियल एनालिस्ट के रोल में जा सकते हो, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। डीप मार्केटिंग में जा सकते हो आप, उसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो। ठीक है, इन सब रोल्स में थोड़े कम, लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थोड़े कम ओपनिंग है, बट फाइनेंशियल एनालिस्ट में इतने हज़ारों ओपनिंग्स है। जिससे भी हम बात करते हैं, जिस हायरिंग मैनेजर से बात करते हैं, बोलते हैं भाई ला दो बच्चे, हमें तो बहुत चाहिए, हमें तो बहुत चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा ओपनिंग्स है। तो आई थिंक इंडिया में आज के टाइम पे जॉब नहीं लगना एक सच्चाई है। करेक्ट। कॉलेज से अनएम्प्लॉयड बच्चे ढेर सारे होना भी एक सच्चाई है। पर एक सच्चाई ये भी है कि इवन ड्यूरिंग ले ऑफ्स आप नौकरी पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, तो भर भर के जॉब्स ओपन पड़े हुए हैं। तो आखिर कहाँ है मिसमैच? मिसमैच यहाँ है कि जॉब्स जो ओपन है वो स्पेशलिस्ट जॉब्स ओपन है, क्योंकि अभी लोगों को ट्रेन करने का टाइम नहीं है, ट्रेन करने का मन नहीं है, और ट्रेन करने का पैसा भी नहीं है। तो हमें स्पेशलिस्ट जॉब्स चाहिए, और हमारे कॉलेजेस जो हैं वो स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वो पुराना वाला चल रहे हैं, जर्नलिस्ट का गेम। जो गेम IIT IIM के लिए चला था और अच्छा चला था, वो गेम सबके लिए चले ज़रूरी नहीं है। IIT IIM से तो मैकेंजी चले जाते हैं, तो वहाँ जर्नलिस्ट चाहिए आपको। लेकिन हर MBA को जर्नलिस्ट होना क्या ज़रूरी है? MBA स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, एक चीज़ को अच्छे से पकड़ के उसमें बहुत डीप जा सकता है। जैसे एक रिएक्ट डेवलपर को देख लो। आज के टाइम में रिएक्ट डेवलपर को बहुत ज़्यादा DSA आने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा समस्या आने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको एक क्या डेटाबेस का इंटरनल कैसे चलता है, कंपाइलर का इंटरनल कैसे चलता है, नेटवर्क का इंटरनल कैसे चलता है। नहीं चाहिए भाई, पैकेट का इंटरनल नहीं चाहिए तुमको। तुम बढ़िया से रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें उसमें क्योंकि इतना डेप्थ आ गया है, रिएक्ट के अंदर इतना डेप्थ आ गया है। आपको ब्राउजर समझना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कैसे परफॉर्मेंस करे, एक्सेसिबिलिटी करे, बहुत सारी चीज़, सिक्योरिटी करे, कैसे करे। तो उसमें अगर डेप्थ में चले जाओगे तो ये जो वाइड आपको जाने की जरूरत थी, वो जरूरत नहीं पड़ती। और आज के टाइम पे किसी को वाइड नहीं चाहिए, सबको डीप चाहिए। तो तुम जैसे ही डेप्थ में जाओगे, बहुत सारे जॉब्स खुल जाते हैं तुम्हारे लिए, 50,000 जॉब्स खुल जाते हैं। ये लोग देख नहीं पा रहे हैं और बात भी नहीं कर पा रहे इन चीजों के बारे में हम, क्योंकि अभी उतना डीप लोग ही कम गए ना, पहले उतने जाएंगे फिर वही तो बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लोग नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं एक बार। क्यों नहीं गए हैं लोग?
क्योंकि जो मॉडल था कॉलेज का, वो मॉडल ऐसा वाला मॉडल इसलिए चलता था क्योंकि कॉलेज को परमिशन चाहिए होती थी। परमिशन क्या होता है? देखो, अगर आज से 20 साल पहले किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी हो तो उसके पास तो लैपटॉप, इंटरनेट, इतना ट्यूटोरियल था ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था, तो उसको कॉलेज के पास ही जाना पड़ता था। कॉलेज में भी उतने ही पावर के कंप्यूटर होते थे, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता था। ठीक है, और थोड़ा पीछे चले जाओ, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखनी है, किसी को सिविल इंजीनियरिंग सीखनी है, तो वो मशीन्स, वो बोल्डर्स, वो तो है ही नहीं किसी के पास, कॉलेज के पास तो है ही नहीं। तो आप क्या सिखाओगे? आप तो जनरल स्किल ही सिखा सकते हो ना, जो कागज पत्तर पे हो सके आप वही सिखाओगे। तो वो मॉडल कॉलेज का उसलिए बना था, और क्योंकि वो कम लोगों पे बना था और जॉब्स बढ़ रहे थे, इसलिए वो काम चल जा रहा था कि आप जर्नलिस्ट होकर निकलते थे, आप एक फील्ड में जाते थे और वहाँ 2 साल काम करके आप स्पेशलिस्ट हो जाते थे। और हर आदमी स्पेशलिस्ट हो जाता है। इसलिए तुम देखोगे कि आज के टाइम पे जो भी जॉब ओपनिंग्स देखो, जब तुम फ्रेशर होते हो तो जॉब ओपनिंग्स में कॉलेज का नाम लिखा रहता है और ब्रांच और ग्रेड वगैरह लिखा रहता है। और 2 साल बाद के जॉब ओपनिंग देखो, लोग बोलते हैं हमें डेटा एनालिस्ट चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ता है किस कॉलेज से हो, कौन सा क्यों नहीं। 2 साल अगर तुमने रिएक्ट किया है, 2 साल डेटा किया है, 2 साल फाइनेंस किया, कुछ भी तुमने 2 साल किया, 2 साल ग्रोथ किया है, तो यू पीपल डोंट केयर। इसका साफ मतलब है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन और डेप्थ वाले चाहिए। पर नहीं है तो हम ये वाले लेते हैं। अब ये वाले लेने हैं तो हम टॉप वाले लेंगे। टॉप, ताकि वो जल्दी सीख पाए। वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि ये बच्चा ज्यादा मेहनत करके कहीं घुसा है, तो यहाँ भी मेहनत कर लेगा। जिजीविषा कहते हैं ना, जिसको ज्यादा है, सीखने की इच्छा ज्यादा है, जीने की इच्छा ज्यादा है, जीतने की इच्छा ज्यादा है, तो इसको ले लेंगे हम वहां पर। तो वो बस एक फॉल्स सिग्नल है, बट क्या करे, कोई और सिग्नल है नहीं। डेप्थ का सिग्नल बनेगा जैसे ही लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि फर्स्ट जॉब में आपका कॉलेज का नाम और ग्रेड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या काम किया है, उसमें क्या रिजल्ट लेके आए हो, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पर आज के टाइम पे तो इस परमिशन की जरूरत नहीं है ना। आपको कोडर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको वीडियो एडिटर बनना है, आपको एनिमेशन में बनना है, आपको गेम में बनना है, आपको फाइनेंशियल कुछ भी बनना है यार, इंटरनेट है बिल्कुल और लैपटॉप है, परमिशन की तो जरूरत ही नहीं है। आप बनाओ ना। जो काम मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में बैठ के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बना रहा हूँ, कोई लड़का कहीं से वो सब स्किल सीख के वो चैट ऐप खुद ही बना सकता है बिल्कुल, और मुझे लाके दिखा सकता है कि तने भैया देखिए हमने ये बनाया है। तो आपको जब हायर करना होगा तो आप किसको हायर करोगे? वो जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, वर्सेस ये जिसने चैट ऐप तो बना के एकदम बढ़िया बना दिया, प्रूफ ऑफ वर्क है, आपको पता है जल्दी कर लेगा। एग्जैक्टली, जिसका प्रूफ ऑफ वर्क है उसको हम जल्दी हायर कर लेंगे। बट ये जो करना है, जो दिखाना है, ये बच्चे नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि अगेन कोई बात ही नहीं कर रहा। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्योंकि स्पेशलिस्ट इतने ज्यादा हुए ही नहीं है मार्केट में, बिल्कुल, इसलिए लोग बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे लोगों में फिर आ जाएगी जागरूकता। जैसे कि अभी कोडिंग है, अभी धीरे धीरे UI UX के भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी पता चल रहा है कि ये भी इतनी बड़ी फील्ड है। अगेन ये कोडिंग में भी एक बच्चे को डाउट होता है कि यार मैं एंड्रॉइड डेवलपर बनूं, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक ये बनूं, तो इसमें भी कोई है, या अगेन आप उसमें भी सजेस्ट करेंगे जो पसंद आ रहा है उसी में शुरू करो? बिल्कुल, जो पसंद आ रहा है उसमें शुरू करो। मैं देखो, क्योंकि मोस्टली तो बच्चे यही देखते हैं कि यार कहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। देखो, पैसा सब में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये एक मिसनोमर है कि किसी में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी में कम मिल रहे हैं। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, मतलब प्रोग्रामिंग छोड़ के आप किसी सपोर्ट में, किसी और चीज़ में, बिना मतलब कि किसी हाइप वाले फील्ड में चले गए हो, मैं नाम नहीं लूंगा ब्लॉकचेन का, लेकिन ऐसे किसी फील्ड में चले गए हो, तो आप उस हाइप में फंसे रहोगे तो थोड़े दिन पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोडर हो और इज्जत से, शिद्दत से प्रोग्रामिंग करते हो, तो आज आप एंड्रॉइड डेवलपर हो सकते हो, कल वेब हो सकते हो, परसों कुछ और सकते हो। मैंने अपने ही फील्ड में खुद पहले वेब किया, जब माइक्रोसॉफ्ट में जो लास्ट ईयर था मेरा, तब तो मैं एंड्रॉइड और रिएक्ट नेटिव और iOS डेवलपमेंट कर रहा था। आराम से शिफ्ट कर जाते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होता। एंड जो भी अगेन वो जो अभी नया Web3 और ये सब आ रहा है, दो उसका एग्जैक्ट यूज केस क्या है वो पता नहीं है, बट अगेन उसमें भी क्योंकि डिमांड है तो लग रहे हैं, उसमें भी लगे जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपका करियर वहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। करियर का गेम खेलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी डूब गए थे कि बुल रन में तो सारे एक्सचेंज खोल रहे थे, बस डाउन गया एक्सचेंज भी बंद, तुम भी बंद। तो जब पैसे ले रहे हो, पैसे लो, खूब एंजॉय करो, लेकिन इस गलतफहमी में मत पड़ जाओ कि मुझे कुछ आता है, कि सच में मेरी वर्थ 70 लाख रुपए है कॉलेज के बाहर। नहीं है भाई, जो मार्केट में तुम्हारी वर्थ है, जितना तुम्हें आता है उतना ही आता है। वो भी एक चीज़ है। जैसे कि ऑफकोर्स आप बोलते हैं कि यार कोडिंग एटलीस्ट मेजॉरिटी बच्चों को सीखना चाहिए या काफ़ी को सीखना चाहिए, बिल्कुल, बट अब नो कोड टूल्स भी आ गए हैं, बिल्कुल, तो क्या आपको लगता है फ्यूचर में नो कोड टूल्स रिप्लेस कर पाएंगे, या अभी भी कोडिंग पे फोकस होना चाहिए यंगस्टर्स का? नहीं, बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे। नो कोड टूल्स सबको रिप्लेस कर देंगे, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि नो कोड टूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
नो कोड टूल्स जो आपके एंट्री लेवल कोडर्स हैं, जिनको थोड़ा मोड़ा आता है, इधर से कॉपी कर लिया, उधर से पेस्ट कर लिया, कुछ बना लिया। दो तरह के लोग हैं ना, जिनको एक को तो भैया बोलते हैं जो 30 साल 40 साल के हो गए, बोले हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हमारे पास ये भुजिया का बिजनेस है बेटा, इसको ऑनलाइन करना है। बिल्कुल। अब जो बेटा आया उसने कहा कि अरे अंकल हम कर देंगे। उनको इस बच्चे को, छोटू को भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट इसको तोड़ना मरोड़ना आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बोलेगा कि हम कर देंगे, और ये क्या करता है कि जुमला डुमला इधर उधर से करके किसी तरह से एक वेबसाइट या एक वेब ऐप बना देता है। बोलता है अंकल जी ले लीजिए, इसको संभाल लीजिए, इसका बैकएंड भी बना दिया है, देखिए कितना बढ़िया है, आप दे दो पैसे हमें। तो इस तरह के बहुत लोग हैं। ये इंडिया में बहुत बड़ी सच्चाई है भारत में। इन लोगों का तो जॉब मुझे लगता है नो कोड टूल्स थोड़ा थोड़ा खा जाएगी। ठीक है, जो बेसिक प्रोग्रामिंग करते बोलते हैं कि भैया हमें तो .NET ही आता है, हम API से कॉल करके डेटा दिखा देते हैं लिस्ट में, हमारा काम हो गया बस। तो जो डीप फीचर इंजीनियरिंग है वो कोई नहीं छूने वाला है। डीप फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में काम करता था, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में काम करता था, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मेरा जो था वो ऐसा था काम कि हमें एक विकी बनाना था। जैसे कन्फ्लुएंस होता है, एक टूल होता है, नोशन होता है, तो हमें एक नोशन बनाना था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर, और उतना ही रियल टाइम, उतने ही कमेंट्स, वही सारा रिवीजन हिस्ट्री। तो जो डीप फीचर्स होते हैं उसमें तो आपको उस्ताद लगता ही लगता है, लेकिन जो छोटू वाला काम है, पाना लाओ ये करो, बिल्कुल वो काम तो खा जाएगा। नो कोड टूल, AI वगैरह वो काम खा जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कोडर्स को कि खूब सारा टाइम स्पेंड करें बेसिक्स के ऊपर, खूब सारा समझें कोडिंग को, क्योंकि आप उस्ताद तो बन नहीं सकते। इतनी जल्दी बन नहीं सकते, तो आपको समय तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एक लंबी मीनार बनानी है फाउंडेशन पे बहुत टाइम लगता है, खूब सारा पानी लगता है, खूब सुखाते हैं। देखा आपने कभी बिल्डिंग बनते हुए कितने महीने तो बस फाउंडेशन बनता रहता है, फिर अचानक 3 महीने में एकदम से स्ट्रक्चर बनता है। और स्ट्रक्चर बनते बनते आप देखोगे कि 10 20 50 दिन में शीशे लग जाते हैं भैया, शुरू हो जाती है बिल्डिंग। बिल्कुल होता है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम लर्निंग करने जाते हैं ना, तो हम फाउंडेशन का काम जल्दी करते हैं कि भैया हमें तो पैसे बनाने हैं, हमें तो जॉब चाहिए, हमें तो 10 दिन में बता दो, हमें 9 मिनट में जावास्क्रिप्ट सिखा दो, और 1 घंटे में प्रोग्रामिंग, और 8 घंटे में DSA करके हमें Amazon का इंटरव्यू निकाल लेना। इतने ही प्लेलिस्ट में हम इतना ही सीखेंगे, तो नहीं आएगा ना फिर तो वहाँ दिक्कत। एक चीज़ जैसे कि नॉर्मल क्या होता है, जैसे कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो फॉलोइंग और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में फॉलोइंग ये सब देखते हैं। नॉर्मल जॉब वाले इतना फोकस नहीं करते हैं, बट अब के टाइम में आप देखेंगे कि सब ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ये सब में एक्टिव हो रहे हैं। स्पेशली आपकी भी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है और सारे प्लेटफॉर्म में। तो पहली बात क्या है, जो नॉर्मल जॉब करता है उसको भी अपना एक ऑडियंस बनाना चाहिए, और उसका एडवांटेज क्या होता है? देखो, बनाना चाहिए, बनाना तो चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, मुझे गूगल से कॉल आते थे या US के कंपनी से कॉल आते थे, नॉट बिकॉज आई हैड अ लिंक्डइन फॉलोइंग और आई हैड ट्विटर फॉलोइंग। लोग आ जाते हैं जब आप स्पेशलिस्ट बनते हो, तो स्पेशलिस्ट इतने कम हैं दुनिया में कि आपको लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे। वो उनका काम है, आपका काम है बस सिग्नल देना कि भाई मैं स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। वो आप कभी कभी कुछ पोस्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फॉलोइंग बनाने की आई डोंट फील इज फॉलोइंग से कोई करियर एडवांटेज मिलता है, नहीं मिलता है, अनलेस कि आप कंटेंट क्रिएटर ही हो। अनलेस कि आप कंटेंट क्रिएटर, और जो लोगों को आप देख रहे हो ट्विटर पे, उसमें अधिकतर लोग डेवरियल रहते हैं, अधिकतर लोग कुछ ब्रांड डील से कुछ पैसा कमा रहे हैं, सब लोग हाईरेट का एक ही ट्वीट सब लोग करते हैं, बड़ा अच्छे से दिख जाता है वो चीज़। तो वो बहुत सीरियस भी नहीं है करियर को लेके। इसलिए मेरा दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें करियर बनाना है तो अभी कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जब अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो तुम कंटेंट 5 VS कोड एक्सटेंशन 7 दिस 8 दिस मत करो यार। पहले तुम स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? फोकस, सिंगुलर फोकस, डेप्थ एंड टाइम स्पेंड। तो वो अच्छे से कर लो पहले, फिर ये सब भी करते रहना। इस सब में भी अपना टाइम होगा, लगेगा, बट या तो चूज करो, तो कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। डेवलपर में कंटेंट क्रिएटर कौन है? डेवरल है। अच्छा, उसको प्रोग्रामिंग कितना ही करता है प्रोग्रामिंग। तो या तो कंटेंट क्रिएटर बन जाओ इज्जत से, या इज्जत से स्पेशलिस्ट बन जाओ। और स्पेशलिस्ट बनोगे तो जरूरी नहीं, बहुत वैल्यू नहीं ऐड होता है इन चीज़ों से। थोड़ा मोड़ा ठीक है, लाइक टॉक अबाउट योर कोड, टॉक अबाउट योर चैलेंजेस, बट डोंट रन बिहाइंड दिस लाइक्स, काउंट्स, फॉलोइंग्स, क्योंकि उसमें कोई मजा नहीं है। इट डजंट हेल्प यू इन योर लॉन्ग रन। एक ये भी था कि ऑफ कोर्स कोडिंग में आपको अच्छी जॉब मिलती है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, बट ओवरऑल लाइफ में भी वैसे कोई फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ कि आप ज़्यादा लॉजिक के साथ सोचते हो, या वैसे कोई ऐसा इतना कुछ फायदा नहीं होता। सब बोलने के तरीके हैं बस। कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होगा तो आप लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा करने लगोगे। जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है। तो अगर इतनी बात सही होती तो इतने सारे डेवलपर जो हैं इतना इलॉजिकल डिसीजंस क्यों लेते हैं? बिल्कुल। इतना दारू पीते हैं, इतना सुट्टा पीते हैं। अगर आप सही में लॉजिकल हो तो आपको तो पता है कि सुट्टा, इफ सुट्टा देन डाई, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों की लाइफ सारे लाइफ डिसीजंस खराब रहते हैं। उल्टा पैसा जितना मिल जाता है तो और भी खराब डिसीजंस लेते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोडर बनने से जिंदगी बेहतर होगी, ये तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कोडर बनना एक प्रोफेशन है, जिंदगी जो है और चॉइसेस जो है वो तो आपकी अपनी होती है। और मैंने ये भी देखा कि मोस्टली कॉलेजेस में या स्कूल में बच्चे कोडिंग या कंप्यूटर साइंस की क्लास लेते हैं, तो एक गुड कोडर और ग्रेट कोडर में क्या फ़र्क है? क्योंकि कोडिंग तो इतने लोग सीख रहे हैं, बट उनको मतलब वो आईटी वाला, सपोर्ट वाला ये रोल मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं एक तरफ है जो 20-30 लाख फ्रेशर्स को भी मिल रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि पढ़ तो सिमिलर कॉलेज में ही रहे हैं। सिमिलर कॉलेज में ही रहे हैं, थोड़ा लक का अंतर हो जाता है गुड कोडर और ग्रेट कोडर में। बट ये जो आईटी वाले सर्विसेज में जो जाते हैं बच्चे, वो उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं किए रहते हैं। मतलब वो उन्हें पता है कि HDLC कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, डेटाबेस कैसे काम, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उन्होंने रटा है जनरलिस्ट वाला राउट। ये जो अच्छे वाले हैं थोड़े स्पेशलिस्ट हैं वो लोग, उन लोगों को एक्चुअल में अगर आप एक ऐप दे दो तो वो बना पाते हैं शुरू से अंत तक। और 20 लाख तो यार बहुत ज़्यादा रेयर केस में लगता है लोगों का जॉब, लगता है फ्रेशर में बहुत स्पेशली अधिकतर लोगों का ये 4 से 5 लाख का लग जाता है। लेकिन हाँ, ये वाले राउट पे आपके पास ये चांस है कि आप 5-6 लाख के जॉब में जाओ और 2 से 3 साल में आप 20 लाख भी पहुंच सकते हो। ये वाले राउट में जहां आप कॉलेज की पढ़ाई पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, म्यूटेक्स वीटेक्स आपको पता है क्या होता है, लेकिन आपको कोडिंग आती नहीं है। कोडिंग आना, प्रोग्रामिंग कर पाना और नहीं कर पाना एक बड़ा बाइनरी स्किल है, जिसको कोई भी टेस्ट कर सकता है। मैं बोलूँगा ये एक ऐप है, इस ऐप का UI है, बना दो। इस ऐप का बैकएंड बना दो। इस ऐप का क्या डेटा स्ट्रक्चर है वो लिख दो। अगर तुम लिख सकते हो तो तुम लिख सकते हो, और नहीं लिख सकते हो तो नहीं लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो तुम्हारा वो 5 लाख वाला और 20 लाख वाला करियर का पाथ खुल गया है। और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वो IT सर्विसेज वाला है कि हाँ, मैं बोलने को तो इंजीनियर हूँ, मुझे समझ में तो आता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, बट कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो बनाने नहीं आता है। बिल्कुल सृजन जो होते हैं ना, सृजन की क्षमता अगर है तो हो तुम प्रोग्रामर, और नहीं है वो क्षमता तो आप इंजीनियर तो हो पर प्रोग्रामर नहीं। बिल्कुल यार, इंजीनियर तो हर कोई है आज। इंजीनियर तो यार हर कोई है। क्या एक्चुअल में एक 12th पास टाइप्स बंदा भी कोडर बन सकता है, या कुछ प्री रिक्विजिटिव होने चाहिए? तो जब मैं कोडिंग शुरू कर रहा था अपनी जर्नी में, तो मैं 10th कंप्लीट किया था और पहला बार प्रोग्रामिंग शुरू किया, पहला प्रोग्राम लिखा। तब तक तो कुछ भी नहीं आता था। तो जो भी कोई प्रोग्राम करता है या प्रोग्रामिंग शुरू करता है, उस समय तो उसको कुछ और आता नहीं है। उस दिन तो उसका पहला डे ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। तो वो आप 12th पास करके करो, 10th पास करके करो, 25 ईयर ओल्ड करो, 40 ईयर ओल्ड करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई तो सीख कर तो पैदा हुआ नहीं है प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो हम सब तो एक दिन तो हमारा सबका डे 0 है ही, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो आप बोल रहे हैं कि एज लॉन्ग एज आप में इंटेंशन हो एंड सही टीचर हो होपफुली, तो कर लेंगे आप कोडिंग। हाँ, मतलब मेरा तो कहना है कि बहुत हाई इंटेंशन भी नहीं चाहिए। ये भी हम लोग एक गलत हवा बना के रखे हैं कि भैया बहुत हाई इंटेंशन चाहिए, आपको 8 घंटे कोडिंग करनी चाहिए, 10 घंटे पूरा वीकेंड कोड करना चाहिए। ये सब भी मुझे लगता है कि बहुत, ये तो भ्रांति कहते हैं ना हिंदी में, ये फैला कर रखे हैं अननेसेसरी। क्योंकि आपको बस आधा 1 घंटे रोज़ कोड करना शुरू करना चाहिए। तो जब तक आपको इच्छा हो, मतलब इंटेंशन भी थोड़ा हाई टर्म हो जाता है। इच्छा है कि भाई कोडर बनना है, तो रोज़ आधा घंटा 1 घंटा बेसिक क्वेश्चन। जैसे मैंने जब शुरू किया था तो मैंने क्या करता था, मैंने बस मुझे C++ की एक किताब मिल गई थी, ई बाला गुरुस्वामी वाली। तो मैं उस किताब को लेकर भाई उसमें जो क्वेश्चन है पढ़ रहा हूँ, और उसमें 10-10, 20-20 एक इफ एल्स के ना उसमें 20 क्वेश्चन रहते थे। फंक्शंस के उसमें 25 क्वेश्चन रहते थे। तो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ क्वेश्चन। जब हम मैथ सीखते थे बचपन में, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, हम क्या करते थे, हम एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगाते थे। तो आज हम मन में कर लेते हैं। अब कोई बोलेगा कि मैथ सीखना है, एक दिन से सीधे अलजेब्रा से शुरू कर दो, एकदम से सीधे क्या कहते हैं, तुम ट्रिग्नोमेट्री कर लो, तुम क्या कहते हैं उसको, कैलकुलस कर लो, तो नहीं होगा। तो अधिकतर जगह हम प्रोग्रामिंग में यही गलती कर रहे हैं कि हम भैया बोलते सीधे DSA कर लो। एक दिन ये पढ़ो, पहले दिन तुमने डिजिट सीखा, अगले दिन से ट्रिग्नोमेट्री करो, और उसके अगले दिन तो कैलकुलस ही शुरू कर दो। अच्छा, इसलिए आप प्रोग्रामिंग गिर जाते हो। इतनी ज़्यादा टेंशन चाहिए नहीं आपको। मैथ की तरह ही, जैसे मैथ हम आधा घंटा पढ़ते थे क्लास में, और कभी लगा लिया शाम में बैठ के थोड़ा आधा घंटा लगा लिया, उतना ही लगाओगे तो हौले हौले धीरे धीरे करके हो जाएगा प्यार। यहाँ पे जब एक बंदा कोई कोडिंग सीखने आता है, आधा डिस्कशन तो उसका यही रहता है कि मैं कौन सा लैंग्वेज सीखूं। अब हर 1-2 साल में कुछ अपग्रेडेड लैंग्वेजेस भी आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई है कि कुछ लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे तो कुछ फ़ायदा है, या कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो इंडस्ट्री में ज़्यादा चलते हैं, या आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो? देखो, शुरुआत तो किसी से भी कर सकते हो। पहले आपको लैंग्वेज नहीं सीखना है, पहले तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, मतलब लॉजिक एंड वो सब। हाँ, अब जैसे जो इफ एल्स का कंस्ट्रक्ट है, जो फंक्शन का कंस्ट्रक्ट है, जो लूप का कंस्ट्रक्ट है, वो तो हर जगह है।
वेरिएबल का कंस्ट्रक्ट तो हर जगह है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें वेरिएबल नहीं लगता, लूप नहीं लगता, इफ एल्स नहीं लगता, क्योंकि हम उस पर बहुत सारा टाइम नहीं बिताते हैं, इसलिए हमें लैंग्वेज पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हमें तो पहले इस पे इफ एल्स पे खूब सारा टाइम लगाना पड़ेगा, और अगर हमने इस पे खूब सारा टाइम लगा लिया, खूब सारा टाइम स्पेंड कर लिया, तो फिर जो आपका लैंग्वेज है ना वो सेकेंडरी हो जाता है। लैंग्वेज भी ज़रूरी है, बट इस पे बहुत ज़रूरत है कि पहले आप किसी भी एक लैंग्वेज हो, सी पकड़ लो, C++ पकड़ लो, जावास्क्रिप्ट पकड़ लो, पाइथन पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तुमने प्रोग्रामिंग सीख ली, जैसे मैंने सी से शुरुआत की जर्नी अपनी, आई थिंक स्कूल में वही सिखाते हैं। स्कूल में वही सिखाते थे। हाँ। फिर कॉलेज गया तो जावा, बिल्कुल। तो जावा करना लगा, फिर जावा किया, जावा करते करते पाइथन आया। उस समय हमारे टाइम पे जब हम कॉलेज में थे 2009-10 के टाइम पे पाइथन भी बहुत चल रहा था, अभी भी चलता है इनफैक्ट। हाँ। तो पाइथन सीख लिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग 2 साल की थी पहले। Okay. सी में लैंग्वेज में मुझे नहीं आता था यार, टेम्पलेट वेम्पलेट नहीं पता था मुझे क्या होता हाँ, है, हाँ। बट प्रोग्रामिंग 2 साल जम के की थी बिल्कुल। Okay. तो जब 2 साल प्रोग्रामिंग कर ली थी, तो फिर पाइथन जावा उठाने में भी मेहनत नहीं पड़ी। फिर जब जॉब में आया तो फिर पाइथन ही कर रहा था बहुत दिन तक। फिर जब एकदम से जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा वेव आया, तो जावास्क्रिप्ट पिकअप कर लिया, वो भी समझ में आने लगा। उसके थोड़े अलग कंस्ट्रक्ट्स थे, थोड़े आईओ के कंस्ट्रक्ट्स अलग होते हैं। हाँ। बट क्योंकि इतना सारा बेस बना के रखा था प्रोग्रामिंग का, कि हर जगह वो पैटर्न्स दिख जाते थे कि अच्छा यही तो है, इफ एल्स ही तो है, फंक्शन ही तो है, तो आई लूप ही थिंक तो है। लॉजिक आप समझ गए, सिंटैक्स तो आप कैच कर लेते थे कि ये एग्जैक्टली वो उसमें आप उतना समय लगाओ, 2-4-10 वीकेंड लगाओगे तो वो भी आ जाएगा। एंड जैसे कि आजकल एआई का बहुत वो चला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एआई कोडिंग को भी रेवोल्यूशनाइज करेगा, एआई से कोडिंग में भी कोई फ़ायदा होगा, या दोनों इंडिपेंडेंट है? नहीं, निस्संदेह फ़ायदा तो होगा ही, बिल्कुल होगा। इतना मैं तो खुद चैट जीपीटी काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ आजकल। ओके। तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा। तो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जो जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो छोटू करता है, हाँ, हाँ। जो उस्ताद नहीं करता, ओके। क्या छोटू पाना ले आ, हाँ, हाँ 4 नंबर क्या ले आया, 6 नंबर का या 8 नंबर का लेकर आ, हाँ। वो वाला काम सब एआई कर लेगा। उस्ताद का काम तो उस्ताद ही करेगा। ओके, तो दैट मीन्स कि आगे भी कोडिंग की डिमांड तो बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन उन्हीं की बढ़ेगी जो स्पेशलिस्ट उस्ताद, होंगे, हाँ, जो उस्ताद होंगे। हाँ। अगर छोटू रहोगे हाँ। तो दिक्कत होती जाएगी तुम्हारे लिए, वैसे कम सैलरी है, फिर खत्म ही हो जाएगा। खत्म ही हो जाएगी। फाइनली क्योंकि अब आप काफ़ी टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, अगर आप कुछ बुक सजेस्ट कर पाएँ, अगर जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट हो, सो दैट थोड़ा नॉलेज मिले, पर्सपेक्टिव मिले। यार किताबें तो बहुत प्यारी प्यारी हैं। मुझे लगता है कि बिल्ड बहुत अच्छी किताब है, जो मैंने कहा था टोनी फिडेल की। मुझे स्टीव जॉब्स भी बहुत अच्छी लगी, बट वॉल्टर आइजैक्सन वाली, बट स्टीव जॉब्स जब लोग पढ़ते हैं ना, गलत चीज़ें ले लेते हैं यार उससे। वो स्टीव जॉब्स किताब पढ़ने से मुझे लगता है अधिकतर लोग ये लेते हैं कि आपको परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाना चाहिए, आपका टेम्पर खराब होना चाहिए और सब चलेगा अगर आप जीनियस हो तो। मुझे लगता है कि स्टीव जॉब्स से हमें ये लेना चाहिए कि स्टीव जॉब्स 15-16 घंटे रोज़ काम करता था। मुझे एक लाइन इतनी अच्छी लगी स्टीव जॉब्स की, वो बोलता है कि मैं जब स्टीव जॉब्स घर जाता है तो टीवी ऑन करके बैठ जाता है, उसके पास बोलने की ताकत नहीं रहती है, वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है। स्टीव जॉब्स से ये सीखना चाहिए कि कैसे वो कुछ ही प्रोडक्ट पे फोकस करके अपना सारा ध्यान, सारा बेट उस चीज़ पे लगाता है, किसी और चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना अच्छा फोकस है उस इंसान, पैशन प्लस फोकस, कितना हार्ड वर्किंग है। स्टीव जॉब्स से ये सीखना चाहिए कि स्टीव जॉब्स जैसा आदमी भी, जिसको हम कहते हैं कि भाई अमेजिंग ही बोलता है ना, वो कितना प्रिपरेशन करता है यार। एक एक स्लाइड का प्रिपरेशन, एक एक लाइट का प्रिपरेशन, एक एक कलर का प्रिपरेशन करता है, कहाँ से क्या निकलेगा, कौन एक फॉन्ट का प्रिपरेशन, हाँ कौन कब निकलेगा, क्यों करना पड़ता है उसको तो भाई, तो वो जो स्टीव जॉब्स है। तो हम जो एक मिथ बनाते हैं अपने मन के अंदर कि मैं बहुत जीनियस होता हूँ, मेरे लिए वर्ल्ड रूल्स डोंट अप्लाई, हम वो चीज़ें पिक कर लेते हैं स्टीव जॉब्स से, लेकिन हम ये नहीं पिक करते कि वो कितना हार्ड वर्क किया है, उसने कितनी मेहनत की है, कितना उसने परफेक्शनिज्म के लिए कितना इटरेशन खुद के ऊपर लगाया है। हम वो पिक कर लेते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को पुश करेंगे, क्या है सही करो, यू कैन डू इट, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, बट वो खुद के लिए तो रियलिटी डिस्टॉर्ट कर रहा है। आई थिंक किताबें हम पढ़ते तो हैं, बट हम किताबों से क्या निकालते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या निकालते हैं उसका फिर एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपने ऐसी कहानी की तरह पढ़ के सो गए तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये सब किताबें बहुत अच्छी हैं, पढ़नी चाहिए इंसानों को। मुझे तो ये एशली वांस की इलॉन मस्क भी बहुत अच्छी लगी। मुझे कुछ मार्केटिंग की किताबें भी, जब मुझे मार्केटिंग नहीं पता थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दिस इज मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ये किसने लिखा है? सेथ गॉर्डन, पर्पल काउ और ये सब भी। हाँ, पर्पल काउ तो बहुत पुरानी किताब है। दिस इज मार्केटिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको मार्केटिंग एज अ सर्विस सोचना चाहिए, कि आप मार्केटिंग में किसी को धोखा देने नहीं पहुंच रहे हो, आप मार्केटिंग में किसी को हेल्प करने पहुंच रहे हो। और ये मेरे साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे कोर वैल्यूज से जुड़ता है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कि हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। हम यूट्यूब वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमें बस व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक चाहिए, हमें ब्रांड डील्स नहीं करनी, हमें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को उससे हेल्प हो, हम सर्विस में हैं, ह्यूमैनिटी की सर्विस में। क्योंकि जब आप इस नजरिए से मार्केटिंग करते हो तो आपकी मार्केटिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। आप सोचते हो कि हाउ कैन आई कन्विंस समवन कि ये उसके लिए अच्छा है,
और ये चीज़ आपके प्रोडक्ट में भी दिखता है कि आप धोखा नहीं दोगे, आप मिस सेलिंग नहीं करोगे। तो मुझे वो किताब भी बड़ी अच्छी लगी है, दिस इज मार्केटिंग, सेथ गॉर्डन वाली। तो थैंक यू तनय कि आपने अपना टाइम दिया, एंड होपफुली आपके जो थॉट्स हैं या जो फ्रेमवर्क्स हैं उससे हमारी ऑडियंस भी काफ़ी कुछ सीखेगी, एंड होपफुली इनवैक्ट और भी बहुत जल्दी नए नए कोर्सेज लॉन्च करेगा एंड एक्चुअल में एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक तनय। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये था इंटरव्यू तनय के साथ। होपफुली आपको काफ़ी नई नई चीज़ें समझ आई होगी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अपने करियर ग्रोथ के बारे में, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आगे हम ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। तो जल्दी मिलते एक और नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच, दिस वाज लवली।